तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खा पी रहे होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारी वीडियो में। हम शुरू करने जा रहे हैं आज सामाजिक अध्ययन का कक्षा शिक्षण, यानी कि जो डीएलएड की सीरीज़ चल रही है हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की, जो हमने फॉलो किया है पवन सीरीज़ को। ठीक है, उसके पीवाईक्यूज़ जो हम चला रहे हैं, हमने मैथ्स कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सामाजिक अध्ययन, एसएसटी, सोशल स्टडी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो अपने आज के वीडियो को उसी वे में, उसी तरीके से, उसी फ्लो में, उसी अंदाज के साथ स्टार्ट करते हैं जैसा कि मैंने बताया हुआ है। चलिए पहले क्या देख लेते हैं, हम पहले सिलेबस देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है हमारा एसटी का। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन में हम क्या पढ़ेंगे, इतिहास का अर्थ पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे जो हमारे आसपास हैं जैसे, और पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी का हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, उपनिषद वगैरह पढ़ेंगे, इसमें अक्षांश देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे। और ये जितना भी सब दिया हुआ है अपने इसी चैप्टर में, इसी लेसन में कवर करेंगे। ठीक है, और जब हम कंप्लीट कर लेंगे इस चीज़ को, तब हम इन सब प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। समझे बात को, यानी कि हम इन सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो आज से हमारा फर्स्ट पार्ट शुरू होने जा रहा है एसएसटी का। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया हुआ है, हमेशा की तरह हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं अपने लघुत्तरीय प्रश्नों पर, और अपने लघुत्तरीय प्रश्नों को धड़ाम धड़ाम करके उड़ाते हैं। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्नों से क्या है कि हमें कॉन्सेप्ट उसका समझ आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल थोड़े क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जिससे कि हम उस चीज़ को, अपना कॉन्सेप्चुअल को जानकर, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हम क्या करते हैं, फिर आसानी से एमसीक्यू बेस्ड जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होते हैं, उन टाइप के क्वेश्चंस को या फिर वन लाइनर क्वेश्चंस को आसानी से हम क्या दे पाते हैं, उसका जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तो अपना स्टार्ट करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न के साथ, उसी वे में, उसी अंदाज में, उसी जोश के साथ। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पृथ्वी को हरित ग्रह, ग्रीन प्लेनेट क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट इसलिए कहा जाता है, ग्रीन मतलब हरा, प्लेनेट मतलब ग्रह। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। यदि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, पृथ्वी पर ही तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन होता। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमारा, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ठीक है, इसको हम याद रखें, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, इसी कारण हमारा जीवन है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव, जिस कारण हमारा ग्रह हरा है, यानी कि एक प्राकृतिक नेचर है उसका, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है इसकी, एक नेचुरल प्रोसेस है इसका, जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, इन ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन आदि शामिल हैं। ये कह रहा है कि, यानी कि ये जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। जैसे कि जब हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ज़्यादा हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसें ज़्यादा हो जाएंगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, इस तरह से गैसें नशीली गैसें होती हैं, मतलब जहरीली गैसें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए नुकसान ही है। ठीक है, हमारे लिए नुकसान है, लेकिन क्या पौधों के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसलिए क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं ये, जो पौधों के लिए आवश्यक हैं। अब पौधों के लिए आवश्यक हैं तो पौधे क्या लेते हैं, ग्रीन हाउस गैस में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। तो अब ये क्या, किसके लिए मतलब किसके लिए उपयोगी है, पेड़ पौधों के लिए, है ना, और वातावरण के लिए। ठीक है, इसलिए तो इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और इसी इफेक्ट के कारण हमारे पृथ्वी जो है उसे ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं। व्यक्तिगत आय, आय मतलब इनकम। व्यक्तिगत आय वह आय है जो कि वास्तव में देश की जनता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त की जाती है। यानी कि जो एक हमारा साल होता है, यानी कि एक साल में कितनी आय हमें, हमारे देश की जनता का 1% कितनी आय को वो क्या करता है,
गेन करता है, उसे कितनी आय मिलती है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत आय। ठीक है, इस तरह से समझेंगे। राष्ट्रीय आय संबंधी यह अवधारणा देश में क्रय शक्ति को मापने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। राष्ट्रीय आय संबंधी यह अवधारणा यानी कि ये जो हमारा बात कही गई है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये जो हमारी अवधारणा है, ये क्या मापने के लिए महत्वपूर्ण है? देश में क्रय शक्ति, यानी कि जो हमारा कितना क्रय हो रहा है, यानी कि इम्पोर्ट कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इस तरह से। ठीक है, कि हमारे देश में जो क्रय है, ठीक है, क्रय शक्ति, उसको मापने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्णन कीजिए। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, भारत में वनस्पतियाँ किस टाइप की मिलती हैं, कितने तरह की मिलती हैं, ठीक है, ये सब हम सब जानेंगे। प्राकृतिक वनस्पतियों में पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की प्राकृतिक वनस्पतियों में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता के बगैर उगते हैं, यानी कि मानव की हेल्प के बिना उगते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, प्राकृतिक मतलब नेचुरल तरीके से, यानी कि नेचुरल तरीके से मतलब अपने आप उग जाते हैं वो। ठीक है, नेचर जो है, ठीक है, नेचर क्या होता है, वो नेचर खुद से बनता है, नेचर खुद से तैयार होता है। प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब यही तो है कि कोई चीज़ खुद से हो रही है ना। तो वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं, यानी कि बगैर, बोल रहा है ना। अपने आकार, अपना आवश्यकताओं को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं, है ना। कोई पेड़ लंबे होते हैं, कोई पेड़ छोटे होते हैं, कोई पेड़ कटीले होते हैं, तो ये सब क्या है, अपने उसके वातावरण के अनुकूल के अनुसार ही क्या करते हैं, खुद को ढाल लेते हैं। ठीक है, अब कहीं पहाड़ों पर किस तरह के होते हैं, मरुस्थल में किस तरह के होते हैं ना, तो ये सब हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति पर्यावरण का प्रत्यक्ष सूचक होती है। ये प्राकृतिक वनस्पति है, पर्यावरण का प्रत्यक्ष सूचक होती है। ठीक है, यानी कि इसी से हम समझते हैं ना कि हाँ भाई, पर्यावरण है हमारे पास। ठीक है, यानी कि पर्यावरण का मतलब क्या है, पर्यावरण का मतलब ही है कि आसपास हमारे पेड़ पौधे होने चाहिए, है ना, नेचुरल तरीके से, या फिर नेचुरल जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, ये सब, ये क्या है, पर्यावरण का ही तो प्रत्यक्ष सूचक है। यानी कि पर्यावरण में क्या क्या आता है, यही सब आता है। प्राकृतिक वनस्पतियों का सीधा संबंध धरातलीय संरचना जलवायु से है। प्राकृतिक वनस्पतियों का सीधा संबंध किससे? धरातलीय संरचना। धरातलीय संरचना मतलब कि वो किस मिट्टी पर हैं, है ना। पौधे जो पर्यावरण के पौधे हैं, मतलब प्राकृतिक पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, वो किस तरह की मिट्टी पर हैं, है ना। वो धरातलीय बात कर रहा है। और फिर कह रहा है जलवायु, उस मिट्टी के आसपास की जलवायु कैसी है, उसका मौसम कैसा है वहाँ का। भारत को विविधताओं का देश माना जाता है। विविधताओं का मतलब कि उसमें भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें हैं, लाइक दैट भिन्न भिन्न तरह की मिट्टियाँ हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की मिट्टियाँ हैं। ठीक है, मिट्टी मिट्टी के विभिन्न प्रकार हैं, वो अलग अलग जगह का अलग अलग मौसम है। तो विविधताओं का मतलब है कि भिन्नताएँ, भारत में भिन्नताएँ हैं। भारत का मतलब, भारत एक जैसा नहीं है, इसका कहने का मतलब भारत देश जो है, पूरा देश एक जैसा नहीं है। कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ अलग है, कहीं पर कुछ रीति रिवाज है ना। इंसानों की, भारत के इंसान जो भारत के लोग रह रहे हैं, उनमें भी विभिन्नताएं हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में किस तरह की भाषा बोली जाती है, किस तरह की बोली बोली जाती है ना। महाराष्ट्र में किस तरह का पहनावा है, किस तरह की बोली बोली जाती है, किस तरह का खाना खाया जाता है, ये विभिन्नताएं ही हैं, ये विविधताएं ही हैं। विविधताओं का मतलब है कि उनमें भिन्नता। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। और प्राकृतिक वनस्पतियों की दृष्टि से भी उपरोक्त कथन सर्वथा उचित है। विविधताओं का मतलब मैंने बता दिया, जैसे कि जगह जगह पर उनके बोलचाल है ना, और खाना पीना हो गया, और लोगों का पहनना चलना, ये सब। ठीक है, इनके क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, इसे कहते हैं विविधताओं का देश है। अब ये कह रहा है, ये जो लाइन है, ये लाइन है विविधताओं का देश, ये प्राकृतिक वनस्पतियों की दृष्टि से भी उपरोक्त कथन सर्वथा उचित है। यानी कि प्राकृतिक नेचर के लिए भी ये क्या है, हमारा सत्य है। यानी कि प्राकृतिक रूप से भी ठीक है, यानी प्राकृतिक नेचर के लिए भी, प्राकृतिक वनस्पतियों पेड़ पौधों के लिए भी ये सटीक है। ठीक है, यानी सटीक बैठता है, ये बात सच है, प्राकृतिक के लिए भी लागू होती है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए, जैसे कहीं पे पहाड़ हो गए, है ना, पहाड़ों पे किस तरह के पौधे होंगे। तटीय क्षेत्र हो गए, जहाँ पे सागर मरुस्थल उसके किनारों पर, ठीक है, उन पर किस तरह के पेड़ होंगे, है ना। वो सब डिफरेंट डिफरेंट के, मैदानी क्षेत्रों में किस तरह के पेड़ होंगे, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, रेगिस्तान में कैसे कैसे पेड़ होंगे, है ना। ये सब क्या है, वनस्पति के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ की वनस्पति किस तरह की होगी। यहाँ न तो धरातलीय समानता है, ना ही जलवायु समान है। कह रहा है, इस भारत देश में ना तो धरातल समान है, यानी कि भूमि समान नहीं है यहाँ पे, ना तो भूमि समान है, भूमि की मिट्टी समान भी नहीं है। ठीक है, मिट्टी भी समान नहीं है, यानी कि एक जैसी नहीं है।
ना ही जलवायु दशाएं समान है, ना ही जलवायु एक जैसी है, ठीक है, जलवायु भी अलग अलग है ना। अभी जम्मू कश्मीर में क्या ठंड पड़ रही होगी, थोड़ा बहुत तो ठंडक होगा, दिल्ली में गर्मी पड़ रही है ना। और फिर थोड़ा नीचे जाएंगे साउथर्न साइड में, उसमें थोड़ा कैसा मौसम होगा, है ना। और थोड़ा ये महाराष्ट्र, मुंबई गोवा साइड जाएंगे तो थोड़ा मौसम कैसा होगा। इस तरह से ये सब क्या चीज़ें हैं, मौसम की या जलवायु की दशाएं हैं, ठीक है। इसलिए प्राकृतिक वनस्पति में भी पर्याप्त विविधता देखी जाती है, यानी कि उसमें भी प्राकृतिक वनस्पति में भी क्या देखी जाती है, विविधता, यानी कि विभिन्नताएं, ठीक है, भिन्नताएं, उसमें भी अलग अलग तरीके की भिन्नता है। कहीं किसी जगह पर कहीं है, किसी जगह पर कुछ है, किसी जगह पर कुछ है ना। अब जैसे कि किसी जगह पर ज़्यादा बारिश पड़ती है ना, किसी जगह पर कहीं बारिश ही नहीं पड़ती है, कहीं पर सूखा है ना, कहीं पर गर्मी ज़्यादा है, कहीं पर ठंड ज़्यादा है। ये क्या है, ये जलवायु की विविधता है भारत की। ऐसी प्राकृतिक की है, प्राकृतिक वनस्पति की बात हो गई, जैसे मैंने बताया पेड़ पौधों के बारे में, वनस्पति के बारे में। भारतीय वनस्पति शीतोष्ण कटिबंधीय तथा उष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की होती है, ठीक है। इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसका सही है। शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण मतलब कि शीत और ऊष्मा, ठीक है, यानी कि गर्मी और सर्दी वाली, ठीक है, यानी कि सर्दी वाली। और ये उष्ण मतलब ऊष्मा वाली, इस तरह मतलब इसको थोड़ा और पढ़ेंगे डिटेल में, आगे क्वेश्चन आएंगे। शीत कटिबंधीय वनस्पति हिमालय की ऊंचाइयों पर मिलती है। शीत कटिबंधीय, ठीक है, शीत मतलब जहाँ पर ठंडा मौसम होगा, हिमालय की ऊंचाइयों पर ठंडा मौसम मिलेगा हमें, ठीक है। शीत देखो दो तरह की वनस्पति होगी, कैसी कैसी, भारतीय वनस्पति दो प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी प्रकार की होती है, शीतोष्ण, ठीक है, जहाँ पे ठंडा मौसम होगा, जहाँ पे ठंडक का एहसास होगा, और शीतोष्ण यानी कि ठंडा है, शीत कटिबंधीय बोल देंगे इसको, ठीक है। वनस्पति हिमालय की ऊंचाइयों पर मिलती है। हिमालय पर क्या है भाई, बर्फ है ना, हिमालय पर जाएंगे तो बर्फ देखने जाएंगे भाई, है ना। पहाड़ों पर ठंडी ठंडी हवा चलेगी, तो वहाँ का जो मौसम है उसके हिसाब से उसकी जो वनस्पति है उसको क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, वनस्पति ऊंचाइयों पर मिलती है। यहाँ वनस्पति वितरण को प्रभावित करने वाला कारक ऊंचाई है ना। अब ये जो वनस्पति को जो अलग कर रहा है, वनस्पति का जो इसका जो नेचर अलग कर रहा है वनस्पति का, यहाँ वनस्पति का वितरण मतलब इसको बांटने वाला, वनस्पति को बांट रहा है ना, कि ये अलग डिफरेंट है, इसका अलग डिफरेंस है ना, इसको अलग कैटेगरी में रखो, इस तरह से कह रहा है। वितरण को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, ऊंचाई, क्योंकि जो हिमालय की ऊंचाइयों पर जो कटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है, कटिबंधीय वनस्पति है, उस एरिया में क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई की वजह से क्या वहाँ पे उस तरह के पौधे होते हैं शीत कटिबंधीय, ठीक है, शीत कटिबंधीय वनस्पति वहाँ पाई जाती। इस कारण निचले भागों में उष्ण कटिबंधीय वनस्पति से लेकर उच्च भाग में टुंड्रा जैसी वनस्पति, ठीक है। हेलो हेलो, तो भाई कहाँ थे हम? सॉरी कि थोड़ा काम आ गया था। ये क्यों नहीं चल रहा है भाई पेंट, अब चल गया सिस्टम, तो पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो हम यहाँ पे, इस कारण निचले भागों में उष्ण कटिबंधीय वनस्पति से उच्च भाग में टुंड्रा जैसी वनस्पति, उच्च भाग में टुंड्रा जैसी वनस्पति तक पाई जाती है, ठीक है। देश के अन्य दूसरे भागों में उष्ण कटिबंधीय वनस्पति मिलती है। इसका वितरण पूर्णतः वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये कह रहा है देश के अन्य दूसरे भागों में उष्ण कटिबंधीय वनस्पति मिलती है, इसका वितरण पूर्णतः वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है ना। भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों को 5 वर्गों में बांटा गया। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वतीय वन, ठीक है। अब जैसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, वर्षा वन, यानी कि जो सदाबहार रहते हैं, ठीक है, जो सदा हरे भरे रहते हैं, वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन हो गए, जहाँ पर वर्षा वगैरह भी ठीक ठाक पड़ती है ना। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यानी कि जहाँ पर उनके नमी वगैरह होती है ज़्यादा उन पौधों में, पेड़ पौधों के आसपास। पर्णपाती मतलब पौधे उनके गिरते रहते हैं इस तरह से, मतलब पत्ते
पत्ते गिरते रहते हैं, पर्णपाती मतलब पत्ते, ठीक है। इस तरह कटीले वन हो गए, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन हो गए, जैसे पर्वतों पर पाए जाते हैं, है ना। अब आते हैं जैव मंडल को समझाइए, ठीक है। जैव मंडल भूतल का महाप्राण है। भूतल, ठीक है, भूतल मतलब जहाँ पर इंसान रह रहा है, ठीक है। भूमि का तल, महाप्राण मतलब जैव मंडल ही तो इसमें जैव मंडल मतलब जहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहाँ क्या है, जैव मंडल कहते हैं उसे। सॉरी। इसके अंतर्गत भूतल के स्थल, जल, वायुमंडल में विकसित सरल से जटिल व्यवस्था वाले घटक अर्थात क्षेत्रवार विकसित विविध जीवों बायोम मिलकर भौतिक भूगोल के जैविक भूमंडल के स्वरूप का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत वह संपूर्ण पर्यावरण आता है जिसके अंतर्गत जैविक क्रियाएं सृजित व विकसित होकर विविध प्रकार की प्रगति करती हैं। इसी कारण जैव मंडल के प्रभावी तथ्य तथा तत्व अजैविक होते हुए अध्ययन के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी कारण जैवमंडल के अध्ययन में जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल का अध्ययन इसमें महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। जैवमंडल के अंदर क्या क्या बन जाता है, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, क्योंकि ये तीनों ही क्या मिलकर बनाते हैं, जैवमंडल, ठीक है। क्या कह रहा था, इसके अंतर्गत वह संपूर्ण पर्यावरण आता है जिसके अंतर्गत जैविक क्रियाएं सृजित विकसित होकर विविध प्रकार की प्रगति करती हैं, ठीक है। यानी कि जो इसके अंदर वो चीज़ आती हैं जो जिसमें जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, विकसित होती हैं, है ना, क्रियाएं संभव होती हैं। जैवमंडल के प्रभावी तथ्य व तत्व अजैविक होते हैं, ठीक है। अच्छा, जैवमंडल के प्रभावी तत्व अजैविक होते हुए अध्ययन के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण माने गए हैं, ठीक है। यानी कि जैवमंडल में जो जो अजैविक है ना, वो भी उसका अध्ययन किया जाएगा। अजैविक मतलब जैसे वायुमंडल के अंदर आ गए, वायु हो गया, गैस हो गया, ये सब भी जरूरी है स्टडी करना। स्थल मंडल में आते हैं, जल मंडल में आते हैं। मोटे तौर पर जैव मंडल के अंतर्गत संपूर्ण वनस्पति जगत, प्राणी, मानव व पशु वनस्पति की मध्य की कड़ी, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, परपोषी जीव एवं उनका आवास सम्मिलित है। ये सब क्या है, हमारे जैव मंडल में आते हैं, जीवोम में आते हैं, ठीक है। ये हमने क्या बता दी, जैव मंडल, ठीक है। इसको पढ़ लेना और अच्छे से। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्द के अनुसार पृथ्वी का वह भाग जिसमें वर्तमान में जीवों का आवास है जैवमंडल कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन दे दी है यहाँ पे, ठीक है। मोंक हाउस के भौगोलिक शब्दकोश के अनुसार पृथ्वी की सतह उसके समीप का वायुमंडल जिसमें जीवन विद्यमान है जैवमंडल कहलाता है। ये दो सेकंड हो गई, सेकंड डेफिनेशन, ये पहली डेफिनेशन, ठीक है। ये ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार है। और ये शब्दकोश किसके, मोंक हाउस के भौगोलिक डिक्शनरी, ठीक है। नगर निगम की संरचना कार्यों का वर्णन कीजिए। नगर निगम की संरचना कैसी होती है। नगर निगम सर्वोच्च शहरी स्थानीय व्यवस्था है। सर्वोच्च शहरी, ठीक है। नगर निगम किसे कहते हैं, जो नगर निगम मतलब सर्वोच्च शहरी, ऐसी जगह या फिर ऐसा शहर, ऐसा नगर जो शहर की तरह हो, यानी कि शहर जो बनते हैं ना वो नगर निगम में आते हैं। जो शहर होते हैं, सिटी होते हैं, वो नगर निगम के अंदर आते हैं, नगर निगम, ठीक है। सर्वोच्च शहरी स्थानीय व्यवस्था, जहाँ पर लोग रहते हैं। नगर निगमों की स्थापना राज्य विधानसभा मंडल द्वारा निर्मित अधिनियम द्वारा होती है। कौन करता है, राज्य विधानसभा मंडल, ठीक है। नगर निगमों की स्थापना कौन करता है, राज्य विधानसभा मंडल। इनका अस्तित्व एवं शक्तियाँ राज्य सरकार के पास होती हैं, यानी कि राज्य सरकार पर निर्भर करती है। नगर निगम प्राय 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में बनता है, ठीक है। जिस गांव की या जिस नगर की संख्या 5 लाख से ज़्यादा होगी, यानी 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, तो वो हम क्या कर देंगे, उसको नगर निगम निर्धारण कर देंगे उसको। नगर निगमों की स्थापना का प्रमुख आधार जनसंख्या, क्षेत्र व साधन प्राप्त स्रोतों की उपलब्धता है आदि है, ठीक है। यानी कि वहाँ पर साधन स्रोत होने चाहिए, है ना, सोर्सेज वगैरह होने चाहिए, पानी की व्यवस्था, बिजली, पानी, स्कूल, ये सब की व्यवस्था होनी चाहिए। नगर निगम में सदस्यों की संख्या 60 से 110 होती है, ठीक है। नगर निगम में जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि चेयरमैन मेंबर वगैरह हो गए, जो उसके मतलब ब्लॉक्स वगैरह को संभालते हैं, है ना। नगर निगम बहुत बड़ी जगह हो जाएगी। नगर निगम के अंदर फिर उसमें सदस्य भी होंगे, मेंबर्स होंगे, है ना, जो उसको संभालेंगे। अब नगर निगम में परिषद, महापौर, समितियां एवं निगम आयुक्त मुख्य घटक होते हैं। परिषद नगर निगम की शक्तिशाली संस्था है। परिषद जो है नगर निगम की शक्तिशाली संस्था है। परिषद को एक प्रकार के से स्थानीय विधानसभा कहा जा सकता है, ठीक है। वह स्वशासन के विषय में जनता की इच्छा प्रकट करती है। परिषद के लिए चुने गए सदस्य पार्षद कहलाते हैं, ठीक है। जो परिषद के लिए चुने जाते हैं उसे पार्षद कहते हैं।
वयस्क मताधिकार के आधार पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। वयस्क मताधिकार जैसे हम लोग, मताधिकार मतलब हम लोग वोटिंग करने जाते हैं उसकी, ठीक है? जो लोग नगर निगम में रह रहे हैं वो लोग क्या करने जाते हैं, वोट डालने जाते हैं। नगर निगम के वोट जैसे डलते हैं, ठीक है? पार्षद के, मेंबर के, चेयरमैन के, उसके क्या बोलते हैं उसको, पार्षद के वोटिंग होती है जो, उसे बोलते हैं पार्षद की। वो चल रही है, वोटिंग चल रही है, इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है? परिषद में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कुछ चयनित सदस्य भी होते हैं जिन्हें एल्डरमैन कहा जाता है, ठीक है? नगर निगम में महापौर या मेयर अध्यक्ष कहलाता है। नगर निगम में महापौर जो मेन हेड होता है नगर निगम में, उसे क्या बोलते हैं, मेयर अध्यक्ष। यह पद सम्मानजनक एवं महत्वपूर्ण होता है। महापौर का चुनाव निगम के सदस्यों में से होता है और वह नगर का प्रथम नागरिक होता है। महापौर महापौर निगम के सभाओं की अध्यक्षता करता है। यह आयुक्त तथा राज्य सरकार के मध्य संचार के उचित माध्यम का कार्य करता है। महापौर के साथ उप महापौर का भी चुनाव किया जाता है, ठीक है? उप महापौर कौन हो जाएगा, महापौर से थोड़ा नीचे वाला उप महापौर, ठीक है? जो महापौर उप महापौर को आदेश देगा। नगर निगम में परिषद की बैठक महीने में प्राय 1-2 बार से अधिक नहीं हो पाती, ठीक है? अतः कार्यों को उचित रूप से संपन्न करने के लिए परिषद कुछ समितियों का गठन करते हैं। वे समितियां 2 प्रकार की होती हैं, संवैधानिक समितियां, गैर संवैधानिक समितियां। नगर निगम के कार्य कौन-कौन से होते हैं? नगर निगम के 2 प्रकार के कार्यों को पूरा करता है नगर निगम, ठीक है? ऐच्छिक और अनिवार्य, जो इच्छानुसार किए जाएँ और अनिवार्य हों। ऐच्छिक मतलब जो इच्छा के अनुसार, लोगों की जनता के अनुसार, ठीक है? और अनिवार्य मतलब जो सबके लिए अनिवार्य हों। अनिवार्य कार्यों में वे कार्य आते हैं जो कि नगर निगम की ज़रूरत करने पड़ते हैं, ठीक है? कि जो नगर निगम की ज़रूर करने पड़ते हैं, ठीक है? जैसे विद्युत प्रबंधन, बिजली, पानी की व्यवस्था, यातायात सेवाओं का प्रबंधन, गंदगी वगैरह ना हो, कूड़े-कचरे की सफाई, ठीक है? गलियाँ, शौचालयों आदि की सफाई इत्यादि, ये क्या है, ये सब हमारे क्या हैं, ये अनिवार्य कार्य हैं, ठीक है? और ऐच्छिक कार्य ऐसे कार्य हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है लेकिन वित्तीय स्रोतों के आधार पर उन्हें किया जाता है। जैसे पार्क वगैरह की कहीं ज़रूरत हो रही है, ठीक है? इच्छानुसार, तो पार्क का निर्माण कराना, ठीक है? स्कूल वगैरह की ज़रूरत हो रही है कहीं पे, हॉस्पिटल की ज़रूरत हो रही है, इस तरह से। तो ये ज़रूरत के काम होते हैं ना, तो ये हमारी ज़रूरत के निर्माण हो गए। इस प्रकार नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम तीनों संस्थाएँ नगरीय स्थानीय शासन को सफल एवं सुगम बनाते हैं, ठीक है? इस तरह से पढ़ लेंगे हम इसको। और इतिहास का, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इतिहास जानने के पुरातात्विक साधनों का वर्णन कीजिए। यानी कि इतिहास जानने के जो पुराने तत्व हैं उनके साधन, पुराने तत्व, ठीक है? पुराने तत्व के तात्विक साधनों का वर्णन कीजिए। ऐसे कोई सोर्सेज़ होंगे जिनके बारे में हम कैसे इतिहास को जान सकते हैं? ऐसी को क्या-क्या चीज़ें, पुरानी चीज़ें क्या-क्या हैं जिससे हम इतिहास को जान सकते हैं? वही चीज़ बता रहा है, ठीक है? पूछ रहा है। प्राचीन समय के लोगों के बारे में हम उनके द्वारा लिखे गए अभिलेख, ठीक है? जो लोगों ने लिखे हैं अपनी भाषा में, अपनी लिपि में, ठीक है? समझाने के लिए एक-दूसरे को लोगों ने लिखे हैं। जैसे हम लिखते हैं ना, हम हिंदी में कुछ लिखते हैं, लेटर लिखते हैं ना, अपनी भाषा में लिखते हैं। किसी को कुछ अपना संदेश भेज रहे हैं ना, ऐसे ही कभी प्राचीन समय के लोग, आदि मानव या आदिवासी जो भी लोग थे, ठीक है? जो रह के गए हैं यहाँ पे, वो क्या यूज़ करते थे? अभिलेख, ठीक है? अभिलेख बोलते हैं उसी को, पत्रों को, या जो भी, ठीक है? जिस पर भी यूज़ करते थे वो लिखने का काम। उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएँ जैसे औज़ार, उनके द्वारा खिलौने, बर्तन आदि से जानकारी प्राप्त करते हैं हिस्ट्री की हम, अपने इतिहास की, ठीक है? जब हम इन वस्तुओं के अवशेषों, ठीक है? अवशेष मतलब जो उनके टुकड़े हैं या जो भी बची हुई जो भी चीज़ हमें मिली है, उनको ज़मीन से खोदकर उनका अध्ययन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। अध्ययन के आधार पर हम उस समय के लोगों के बारे में, उनके रहन-सहन, किस तरह के रहन-सहन है उनके, ठीक है? कैसे बर्तन का यूज़ करते थे, है ना? किस तरह के काम-धंधे में किस तरह का औज़ार यूज़ करते थे, शिकार करते थे या क्या करते थे ना? काम-धंधे के आदि के बारे में जानकारी एकत्र करते, इसे पुरातत्व कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। ये कह रहा है कि जब हम पुरानी चीज़ों के बारे में कोई इतिहास या पुरानी जानकारी के बारे में, काम-धंधे आदि के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं, पुरातत्व कहते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना इस लाइन को। खुदाई के समय वह ध्यान रखा जाता है कि खुदाई वहीं की जाए जहाँ अवशेषों के मिलने की संभावना हो। अब ऐसा तो है नहीं कि भई हर जगह खुदाई करते डोल रहे हैं, ठीक है? अब हर जगह खुदाई करते रहेंगे तो नहीं मिलेगा कुछ। लेकिन हमें संभावना की बात कर रहा है कि जहाँ पे संभावना हो कुछ मिलने की, पुरानी चीज़ें मिलने की, वहीं हमें खुदाई करनी चाहिए। इसलिए पुरातत्ववेत्ता बहुत सावधानी से ज़मीन की जाँच-परख करते हैं और उन्हीं को देख-रेख में खुदाई की जाती है, ठीक है? ऐसा थोड़ी है पूरी ज़मीन खोद देंगे भई, कुछ मिला ही नहीं तो क्या पल्ले पड़ेगा।
उसे पुरातात्विक स्थल कहते हैं जहाँ पर क्या हो रही है, खुदाई हो रही है। पुरातत्ववेत्ता पूरे स्थल की छोटी छोटी खंडों में खुदाई करते हैं, ठीक है। पुरातत्ववेत्ता क्या करते हैं, जैसे अभी क्या एक को कुछ जो हुआ था, कुछ निकली थी महल वगैरह, न्यूज में चल रही थी, संभल वगैरह में, है ना। संभल का ही चल रहा था, कहाँ का चल रहा था वो, संभल का ही चल रहा था। वहाँ पे मतलब मस्जिद निकल रही है या कुछ मंदिर निकल रहा है, इस तरह से उसको खुदाई कर रहे थे ना। तो उन्हें पता चला कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीज़ है, तो उन्होंने खोदा, वो मस्जिद निकली या क्या निकला, कितनी मंजिलें निकली उसके नीचे, है ना। ये सब चीज़ें क्या है, इसी तरह से पुरातत्ववेत्ता थे, ठीक है। पुरातत्ववेत्ता मतलब जो उसकी खुदाई कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। और पुरातात्विक स्थल मतलब वो जो स्थल खोदा जा रहा है वो हो गया पुरातात्विक स्थल, ठीक है। और पुरातत्व का मतलब उसमें जो हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं ना, इकट्ठी कर रहे हैं, उसे कहते हैं पुरातत्व, ठीक है। खुदाई से प्राप्त छोटी से छोटी वस्तुओं का लिखित दस्तावेज तैयार किया जाता है, मतलब कि हमें क्या चीज़ मिली है, कैसी है ना, क्या रंग है, कितना बहार है उसका। खुदाई से जो प्राप्त हुई है उसके बारे में हम क्या लिखते हैं, लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं, यानी कि रिटर्न एक टेक्स्ट क्या करते हैं, रिटर्न पेपर पर क्या कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं, है ना, ताकि हम ये खो ना जाए, है ना। एक होता है ना कि हम कुछ चीज़ माइंड में याद रखेंगे तो हम भूल भी सकते हैं, कहीं माइंड से उल्टी सीधी भी चली जा सकती है। हम चीज़ों को लिख लेते हैं ताकि हम उसको बाद में एज इट इज़ कभी पढ़ पाएँ, जानकारी किसी को शेयर कर पाएँ, ठीक है। तो लिखने वाली जो कला है हमारी, लिखित भाषा जो होती है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए कहते हैं कि हम कुछ भी इम्पोर्टेंट काम करते हैं, कुछ भी हमें याद रखना हो, उसे हम लिख लें पहले, लिख के रख लें कहीं पे, तो हमें हमेशा वो याद रहेगी। याद रहने का मतलब है कि उसे हम कभी भी उसे खोल कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन अवशेषों के बाद ये किसी ऐतिहासिक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल एक रिजल्ट निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। उसके बारे में बताते हैं कि हाँ भाई ये उस चीज़ का हो सकता है ना, इस तरह की चीज़ हो सकती है ये, है ना, कि इस तरह से यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को लोग, है ना। उसके मतलब हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं, निष्कर्ष बताते हैं। इन वस्तुओं के आधार पर उस समय के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन को समझने में मदद मिल सकती है, ठीक है, मदद मिलती है। उनका समाज कैसा था, ठीक है, सामाजिक कार्य, सामाजिक लोग कैसे थे, धार्मिक धर्म के बारे में, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, उसकी रहन-सहन, ठीक है, खान-पीन जो भी है, इन सब के बारे में हम क्या कर पाते हैं, पता कर पाते हैं, जो हिस्टोरी है, इतिहास के बारे में। नदियों के किनारे सभ्यताओं के अभ्युदय के कारण बताइए। अब जैसे सभ्यताएं हमने पढ़ी हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है ना, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता किसके नज़दीक है, उसके सिंधु नदी के, ठीक है, सिंधु नदी के। अभी कह रहा हूँ नदियों के किनारे जो हैं ना सभ्यताएं विकसित होती थी, ठीक है। तो ये जो सॉरी, ये जो सभ्यताएं हैं, इनके उदय होने का यानी कि ये जो बन रही हैं ये किस कारण से बन रही हैं, उनके कारण बताने हैं, ठीक है। नदियों के किनारे सभ्यताओं के अभ्युदय के कारण क्या क्या है, ये बताना। वास्तव में नदियों की घाटियों में सभ्यताओं के विकसित होने के निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन से थे? नदियों की घाटियों में भूमि उपजाऊ होने के कारण वहाँ मनुष्यों और पशुओं के लिए भोजन चारा पर्याप्त मात्रा में सुगमता से मिलने लगा। अब भाई सभ्यताएं क्यों होंगी नदी के पास, मान लो हम कहीं जा रहे हैं, है ना, हम वहीं तो ठहरेंगे जहाँ हमें पानी की व्यवस्था होगी, है ना, और खाने-पीने की व्यवस्था होगी। अब जब नदियों के सहारे रुकते थे तो वहाँ भोजन के लिए, जैसे पशुओं के भोजन के लिए, चारा के लिए क्या, वहाँ पे खेत वगैरह, उपजाऊ मिट्टी वगैरह मिल जाती थी। जहाँ पे नदी होगी वहाँ उपजाऊ मिट्टी होगी, पानी की कमी नहीं होगी, है ना। इसलिए वो कहाँ मिलते थे? नदियों की घाटियों के आस-पास रहते थे वो। नदियों के किनारों पर कृषि वगैरह करते थे। दैनिक उपयोग के लिए पानी, मकान हेतु गीली मिट्टी सुलभ होती थी, मतलब कि वहाँ उपयोग हो जाती थी वो, मिल जाती थी। नदियों के किनारे मनुष्य को खेती के लिए बिना किसी कठिनाई से सिंचाई के साधन ही उपलब्ध हो गए, यानी खेतों में पानी कर देते थे वो, सिंचाई करते थे फिर उस पानी से। नदियों ने उसे आवागमन की सुविधाएँ भी प्रदान की। नदियों के किनारे की जलवायु ने भी मानव को अपनी सभ्यता व संस्कृति के विकास पर अवसर प्रदान किया। नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, ठीक है, जिससे भूमि का उपजाऊपन बढ़ जाता था, ठीक है। नदी में बाढ़ आती है तो फिर नया पानी आता है ना उसमें, तो नई मिट्टी फिर क्या हो जाती है, उपजाऊपन बढ़ जाता है उसका, मिट्टी का। नदी घाटियों में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होने से पहले गांव का और उसके बाद नगरों का विकास होने में भी सहायता प्राप्त हुई, ठीक है। नदी विभिन्न सुविधाएं प्राप्त हुई, ठीक है, नदी घाटियों में। इन सभी कारणों के फलस्वरूप ही विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का विकास नदियों की घाटियों में ही हुआ है, ठीक है। जो भी सभ्यताएं हैं, प्राचीन सभ्यता, ठीक है। सभ्यताओं का मतलब है कि जैसे लोग रह रहे हैं, जैसे कि कोई किसी ने गांव बना लिया, कस्बा बना लिया, कोई टोली बना कर रह रहे हैं ना, कोई जैसे कि कुछ लोग हैं, 20-50 लोग हैं, है ना, वो किसी जगह पर रुके हैं,
अब वो क्या है, वो सभ्यता बना रहे हैं, अपनी अपने अकॉर्डिंग रहने का कल्चर बना रहे हैं ना, हमें कैसे रहना है ना, क्या चीज़ हमें कैसे करनी है। लाइक सभ्यता मतलब एक समाज तैयार कर रहे हैं वो अपना, इस तरह से, इस तरह समझ सकते हैं ना। नदी घाटियों के विकसित होने के कारण इन सभ्यताओं को नदी घाटी की सभ्यताएं कहा गया। ठीक है, जो नदी घाटियों में यानी कि नदी के किनारे, ठीक है, इसे क्या कहा गया, नदी घाटी की सभ्यता। एक बात समझ में, नदी के किनारे पढ़ लेना और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की चार प्रमुख विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, नदी सभ्यता, है ना। हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे थे। सिंधु वासियों के, देखो मैंने बताया, सिंधु वासियों के धार्मिक जीवन के विषय में हम उनकी मोहरों, मूर्तियों और बर्तनों के पर बने चित्रों से ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो निम्न प्रकार है। जो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की चार विशेषताएं क्या हैं। जैसे सिंधुवासी जो लोग थे, वो उनके धार्मिक जीवन के बारे में हम कैसे पता कर पाते हैं। उनकी जो मोहरें थी, ठीक है, सिक्के थे, मूर्तियाँ थी उनकी बनाई हुई, बर्तन थे, उन पर जो चित्र बने हुए थे, ठीक है, जैसे हम गांधी जी के फोटो लगा देते हैं उस पर, नोट पे, है ना, तो उसका चित्र हो गया। कभी हम भी हिस्ट्री बन जाएंगे किसी लोगों की, है ना। अब वो लोग फिर ऐसे ही जानकारी निकालेंगे, तो क्या फिर हम भी तो भाई हिस्ट्री बनेंगे ना किसी टाइम पे, किसी चीज़ की या किन्हीं लोगों की। हमसे हमारे बाद जो लोग आएंगे, है ना, वो हम उनकी हिस्ट्री बन जाएंगे। वो फिर इस पर इस तरह से सर्च करेंगे, है ना। अब मातृ देवी की पूजा, वो माता देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी नाम की, ठीक है, मातृ देवी नाम की देवी की पूजा। सिंधुवासी मातृ देवी की पूजा करते हैं। मातृ देवी की सैकड़ों की संख्या में मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। अब जैसे हम गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, है ना, और दुर्गा माँ की मूर्ति बनाते हैं, तो भाई अब हम लोगों को क्या, सिंधुवासी जो लोग थे मातृ देवी की पूजा करते थे, अब वो मूर्तियाँ बनाते थे, हमें वो मूर्तियाँ मिली, है ना। विद्वानों ने क्या कहा, विद्वानों ने कहा कि सिंधु वासियों की यह मातृ देवी ही आगे चलकर क्या कहलाईं, काली माँ, ठीक है, चंडी माँ, दुर्गा माँ, ठीक है, आदि के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब उन्हीं उन्हीं का तो रूप है। मान लो कि ये जो मूर्तियाँ थीं पहले मातृ देवी की पूजा, इन्हीं को इनका रूप दे दिया, है ना। हमने क्या किया, हमने उनको और थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है, काली माँ का बना दिया रूप, ठीक है, चंडी का, दुर्गा का। इस तरह से मतलब एक हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है ना। विद्वानों का जो कहना है, विद्वानों ने ये बात बताई, इनके नाम से प्रसिद्ध हुई, जिनकी पूजा आज भी सारे भारतवर्ष में होती है। आई बात समझ में। पशुपति, जैसे पशुपति किसे कहते हैं, शिव जी को, ठीक है, शिव की पूजा। अब जैसे खुदाई में एक मोहर मिली है, जिस पर एक देवता का चित्र बना है, चारों ओर से पशुओं से घिरा है, यानी कि पशुओं से घिरा है तो वो पशु देवता कह दिया उनको। उसके 3 मुख, 2 सींग दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। विद्वानों की राय है कि यह पशुपति शिवाजी की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है, ठीक है। इससे ज्ञात होता है कि सिंधुवासी शिव जी की भी पूजा करते थे। अब जो हमारे क्या थे, विद्वान थे, हिस्टोरिकल जो मतलब पुरातात्विक थे, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो ये पशुपति जी की मूर्ति है, तो इसको हम क्या कहते हैं, शिव जी मान लेते हैं इनको, ठीक है, कि शिव जी की मूर्ति है, क्योंकि पशुओं के पति कौन है, शिव जी हैं, है ना। हम भी तो शिव जी की पूजा करते हैं। अब इसी तरह से हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई सिंधु लोग क्या करते थे, क्या उनका रहन सहन था, क्या धार्मिक उनके कार्य थे, है ना, क्या चीज़ मानते थे वो धर्म के आधार पर। प्रकृति की पूजा, वो प्रकृति की पूजा करते थे, हाँ, जैसे कि खुदाई में एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर, अब देखो ये मुद्राएं तो मिल रही हैं, मुद्राओं के आधार पर ही तो बता रहे हैं हम उनके धार्मिक जीवन कैसा है ना। जिस पर पीपल के वृक्ष का चित्र है, ठीक है, पीपल के वृक्ष का चित्र है। इससे सिद्ध होता है कि सिंधुवासी पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। अब देखो मुद्रा मिली है तो हम सोचेंगे भाई पीपल के पेड़ को मानते थे वो, है ना, पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त ये लोग पशु, जल, अग्नि, सूर्य और नाग की भी पूजा करते थे। ये सब की पूजा करते थे, पशु की, जल की, अग्नि की। जननेंद्रियों की उपासना, जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जननेंद्रियाँ होती हैं, ठीक है, उनकी उपासना, यानी कि वो उनको उनकी भी उपासना करते थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई में अनेक ऐसे पत्थर मिले हैं जिन्हें लिंग, योनि के प्रतीक माना जाता है, ठीक है। जो उनमें खुदाई में इस तरह के पत्थर मिले हैं जिसमें क्या, लिंग और योनि के प्रतीक माना जाता है उनको, ठीक है। इससे सिद्ध होता है कि सिंधु में जननेंद्रियों की पूजा का रिवाज था, यानी कि इनकी पूजा की जाती थी, ठीक है। जैसे हमने और भी जैसे देखा है, क्या नाम है उनका, एक देवी हैं, मैं भूल गया हूँ उनका नाम।
तो जैसे हम उनकी पूजा करते हैं तो इसी तरह से वो लोग भी इन सब की पूजा करते थे, ठीक है। तो हम मान सकते हैं इस चीज़ को कि भाई ऐसा हो सकता है। शैव धर्म के शैव धर्म के मानने वाले मंदिरों में शैव धर्म को मानने वाले मंदिरों में योनि लिंग की मूर्ति की स्थापना करके उसकी पूजा करते थे। यह आज तक भी विद्यमान है। देखो आज भी विद्यमान है ये सब। आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं ना? आश्रम व्यवस्था, अब आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझ, आश्रम क्यों होते थे, गुरुकुल क्यों होते थे पहले, बताते हैं क्यों होते थे। आर्यों ने व्यक्तिगत जीवन को 4 भागों में बाँटकर उसे वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करने का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसी को आश्रम व्यवस्था कहते हैं। आर्यों ने जो है ना व्यक्तिगत जीवन, जो हमारा पर्सनल लाइफ होती है, उसको 4 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। जो उसे वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया है, जो उसे क्या उसे ही व्यवस्था आश्रम व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। आर्यों के 4 आश्रम अर्ग प्रकार हैं, ठीक है। एक होता है ब्रह्मचर्य, ठीक है, आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम यज्ञोपवीत से यानी कि जो आश्रम में आते हैं और यज्ञ करके उसकी मतलब एक शपथ लेते हैं, तब से लेकर 25 वर्ष की अवस्था तक होता था, ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम यानी कि जब हम आते हैं तो हम शपथ लेते हैं, जैसे स्कूल में जाते शपथ लेते हैं कि आज का दिन हम इस तरह से पढ़ेंगे। ऐसे ही ब्रह्मचर्य में क्या कराते हैं, पहले यज्ञ कराते हैं उनका, ठीक है। फिर वो 25 वर्ष तक की अवस्था तक होता था, ठीक है। क्या होता था वो काल, ठीक है, आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम का ये टाइम जो होता था। इस काल में व्यक्ति गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ विद्या अध्ययन ज्ञान द्वारा ज्ञानोपार्जन करता था, ठीक है। गृहस्थ आश्रम, यह आश्रम 25 से 30 वर्ष की आयु तक चलता था। इस आश्रम में व्यक्ति विवाह करके संतानोत्पत्ति करता था और अपने पितरों का ऋण चुकाता था, ठीक है। पितरों का ऋण मतलब अपने माता पिता की सेवा करना और पूर्वजों का, ठीक है, सेवा करना। इस आश्रम में दान करना, अतिथि सत्कार करना उसके कार्य थे, ठीक है। वानप्रस्थ आश्रम किसे कहते, 50 के बाद 75 वर्ष की आयु तक होता था। तब इस काल में व्यक्ति अपने घर का भार अपने पुत्रों पर डालकर सामाजिक बंधनों को तोड़कर वन में जाकर मुनियों जैसा जीवन व्यतीत करता था, ठीक है। इस तरह से होता था पहले। संन्यास आश्रम, 75 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति सन्यासी होकर वन को चला जाता था। इस अवस्था में एकाकी जीवन व्यतीत करता था, घूम घूम कर समाज की सेवा करता था, ठीक है। जैसे हो गए महात्मा गौतम बुद्ध हो गए और जैन धर्म के महावीर जैन हो गए, ठीक है। इस तरह से वो क्या थे, वो भी हमारे क्या थे, सन्यासी थे, ठीक है। सन्यासी बने इसी तरह से वो भी। उन्होंने शादी की, है ना, संतानोत्पत्ति की और फिर उन्होंने सन्यास ले लिया, है ना। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद इतिहास जानने के साधनों का वर्णन कीजिए। इतिहास, अब देखो इतिहास जानने के साधन क्या क्या हैं। इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं ना, अब हम लिख सकते हैं, हमें पता है। तो विद्वानों ने जिन साधनों से इतिहास जानने के प्रयास किए हैं वे निम्न हैं। अनैतिहासिक और ऐतिहासिक ग्रंथ और अनैतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत भारत के अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ आते हैं। इन धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। ऐतिहासिक ग्रंथ, कुछ ऐसे ग्रंथ जिनमें हमें ऐतिहासिक घटनाओं का पता चलता है, जैसे महाकाव्य, रामायण, महाभारत, ऐसे 2 महाकाव्य हैं जो तत्कालीन सामाजिक धार्मिक दशा का काफ़ी प्रकाश डालते हैं। रामायण से हमें हिंदुओं एवं यवनों और शकों की संघर्ष का पता चलता है। महाभारत से हमें ब्राह्मण धर्म की स्थिति का पता हो ज्ञात होती है। इसके साथ ही सिथियन, यूनानी, ब्रिटिश, बैक्ट्रियन जातियों का भी पता चलता है, ठीक है। पुराण, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण में मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है, परंतु इनमें से केवल 5 पुराण हैं। 5 पुराण मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखते हैं। शेष में अधिकतर देवी देवताओं की कथाएं हैं जो काल क्रम में दृष्टिकोण से नितांत ब्रह्म सूचक हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। कौटिल्य ने क्या लिखा है, अर्थशास्त्र लिखा। पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथों का, पतंजलि ने क्या लिखा है, महाभाष्य। पतंजलि के महाभाष्य विशेष महत्व है, ठीक है, क्योंकि ये भारत के कार्यक्रम में उद्वेलित सागर में लंगर का काम देते हैं। इनमें से प्राप्त सूचनाएं अधिक विश्वसनीय हैं। उसके बाद आती है हर्षचरिता, तरंगिणी, दीपवंश, ठीक है। ये सब क्या है, ग्रंथ हैं, ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो लोगों ने लिखे हैं, ठीक है। उनको पढ़ के इतिहास लोग, जो ऐतिहासिक लोग हैं वो क्या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, क्या जानकारी निकाल रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं इसमें, ठीक है। अब इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, इन सबको पढ़ लेंगे ना,
विदेशी वितरण अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों में अत्यंत घनिष्ठ व्यापारिक संबंध, राजनीतिक सांस्कृतिक संबंध रहा है। विदेशी लेखकों और यात्रियों ने भी भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा है। इन विदेशी लेखकों में यूनानी, रोम, चीन, तिब्बत, फारस देश के निवासी थे। जैसे यूनानी लेखक कौन कौन से थे? यूनानी लेखकों ने सर्वप्रथम हेरोडोटस, टेशियस, ठीक है। हेरोडोटस ने तो शायद क्या लिखा है, हिस्ट्री लिखा है, क्या लिखा है, उसने भी कुछ लिखा है। हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी के भारत के पूर्व भारत तथा भारत राज्य के संबंध में लिखा है, ठीक है। इसने क्या है, हिस्ट्री के बारे में लिखा है इसने भारत राज्य के संबंध में। टेशियस एक डॉक्टर था, उसे यात्रियों द्वारा प्राप्त आश्चर्यजनक कहानियों के संग्रह का बड़ा चाव था, ठीक है। इसी क्रम में यूनानी लेखक मैगस्थनीज सिल्यूकस का जासूस था। उसने वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा, ठीक है। मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। भारतीय संस्थाओं, भूगोल, उत्पत्ति के संबंध में लिखा है, ठीक है। चीनी लेखक कौन कौन थे? यात्री फायान वगैरह, ठीक है। प्राचीन काल से व्यापारी तथा सांस्कृतिक संबंध रहा है। और जो व्यापार करने आते थे वो लोग भारत के बारे में जानते थे, फिर उन्होंने लिखा है इसके बारे में। चीनी यात्री फायान 399 में भारत आया। उसने लगभग 15 वर्ष तक भ्रमण करने के बाद अपने देश लौटकर अपनी यात्रा का वर्णन किया, ठीक है, कि उसने कैसी अपनी ट्रेवल जर्नी महसूस की है, कैसा उसका वो रहा है, ठीक है, फीडबैक दिया उसने, एक्सपीरियंस कैसा रहा है। इसी प्रकार चीनी यात्री हैंसोंग का भी बहुत ऊंचा स्थान है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उस अपनी यात्राओं का वर्णन पाश्चात्य संचार के लेख में किया है। यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें न केवल तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक दशा का वर्णन है, वर्ण प्राचीन कथाओं का भी वर्णन है। अभिलेख, जो हमें अभिलेख मिलते हैं लोगों के प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है, विश्वसनीय साधन है। अभिलेखों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे देशी और विदेशी अभिलेख। देशी अभिलेख को हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। देशी मतलब जो देश के अंदर पाए गए हैं, अशोक के अभिलेख, अशोक के बाद के अभिलेख, ठीक है। अशोक के अभिलेख यानी कि जो अशोक के टाइम के हैं, ठीक है। अशोक ने संपूर्ण राज्य में शिलालेखों, स्तंभों पर लेख लिखवाए थे, ठीक है। अशोक ने लेख लिखवाए थे। जैसे दिल्ली में अशोक स्तंभ है एक, ठीक है, महरौली में। तो जो उस पर हैं उस पर भी लेख लिखे हुए हैं, ठीक है। उस पर क्या लिखे हुए हैं? लेख लिखे हुए हैं। ये लेख राजज्ञाओं और घोषणाओं के रूप में पाए जाते हैं। यह लेख अशोक के जीवन एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं, तत्कालीन इतिहास जानने के बाद में सहायक हैं। यह खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि, इसको याद रखेंगे। अशोक के बाद भी अभिलेख, अशोक के बाद के अभिलेख। अशोक के बाद के अभिलेखों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सरकारी और गैर कानूनी। गैर सरकारी सरकारी लेख प्रधानतः प्रशस्तियों, भूमिदानों के रूप में पाए जाते हैं। प्रशस्तियाँ राजकवियों द्वारा सम्राटों की प्रशंसा लिखी गई है, ठीक है। गैर लेखकों की संख्या, सरकारी लेखकों गैर लेखों गैर सरकारी लेखों की संख्या सरकारी लेखों से कहीं अधिक है, ठीक है। इनसे सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। मुद्रा से क्या पता चलता है? प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुद्राओं से बड़ी सहायता मिलती है। इन मुद्राओं का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। जैसे प्राचीन मुद्राएं, यूनानियों की मुद्राएं, ठीक है। मतलब कि जो मुद्राएं भारत के लोग अपनी मुद्राएं दूसरों को देते थे और दूसरों से फिर अपन उनकी लेते थे, ठीक है। तो ये यूनानी मुद्राएं हो जाती हैं। इससे ही पता चलता है हमारे व्यापार में, ठीक है। अपनी भारत यात्रा के दौरान मैगजीन द्वारा किए गए भारत के वर्णन को बिंदु बार कीजिए, ठीक है। भाई देखो, इसको पढ़ लेना, फिर वरना ऐसे नहीं हो पाएगा ये, इसको खुद से ही पढ़ लेना, ठीक है। और जैसे मैगस्थनीज ने क्या लिखा? 305 297 ईसा पूर्व में मैगस्थनीज यूनानी सम्राट सेल्यूकस का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 9 वर्ष तक रहा। उसने अपनी पुस्तिका इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, तत्कालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं का महत्वपूर्ण विवरण दिया। उसका उतना ही महत्व है जितना कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र से है, ठीक है। मैगस्थनीज के विवरण की कुछ उल्लेखनीय बातें इस प्रकार हैं। जैसे पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजप्रसाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रसाद, ठीक है। सैनिक प्रशासन 30 अधिकारियों की एक परिषद द्वारा किया जाता था। नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। इसमें विभिन्न कार्यों से संबंधित 6 समितियां होती थीं। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। जहाज निर्माण महत्वपूर्ण उद्योग था। दास प्रथा नहीं थी। भवन लकड़ी के बनते थे। भारतीय समाज 7 जातियों में विभक्त था।
तो उसने क्या अपनी अपनी जानकारी लिखी है इसमें, ठीक है। अन्य कुछ चीज़ों का वर्णन भी किया जाता है, क्या है जो उसे आश्चर्यजनक लगी। जैसे इस पेड़ की जड़ें तने से उगती हैं, है ना, इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। क्या है, बरगद, ठीक है, बिना मधुमक्खी के शहद मिलता है, किससे, गन्ने से। ऊन पेड़ों से उगती है, कपास में। पक्षी जो मनुष्य की जैसा बोलता है वो तोता है। इस तरह से वो जब आया था इंडिया में, कौन, मैगस्थनीज, ठीक है। तो उसने क्या क्या लिखा, ये सब अपने किताबों में वर्णन किया उसने। आश्चर्यजनक लगी उसे ये बातें, नई चीज़ लगी ये सब, भाई इंडिया में ऐसा होता है। इस तरह से उसने अपनी किताबों में लिखा, ठीक है।